अच्छा कौन पढ़ा है सवाल? अच्छा, पढ़ो तो मैं पता तो चला, आपको हिंदी पढ़ना आता नहीं आता। सवाल पढ़ दो भैया चौथा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? तो आप पढ़ना छोड़ दो, मैं पढ़ाना छोड़ दूं हिसाब से। वर्ग क्या होता है? सवाल में लिखा ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्ग क्या होता है? वर्ग नहीं पता आपको? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? वर्ग। अभी आपको वर्ग नहीं पता, अभी स्क्वायर क्या होता है वर्ग बता रहे हो? मतलब इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी, क्या बात, आपको वर्ग नहीं पता मतलब? अरे दो का वर्ग कितना होता है? 4। स्क्वायर और वर्ग, ये वर्ग होता है हिंदी, ये होता है आपका इंग्लिश स्क्वायर। लो साहब, हमें इंग्लिश से आधे, हिंदी नहीं पता हमें। स्क्वायर वर्ग क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा। तो अब संख्या कोई भी हो, उसी संख्या को उसी संख्या में करना है। 5 का स्क्वायर तो 5 गुणा 5। 18 का स्क्वायर कितना? इसको पता है? हम 18 पहाड़ा नहीं आता, स्क्वायर कहां से याद कर लेंगे? 18 गुणा 18 324। तो देखिए सवाल में लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इससे थोड़ा अलग प्रकार का एक सवाल किया था हमने, सवाल नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 था और उन्हीं का गुणनफल 182। तो ऐसा मैंने एक सवाल किया था। दूसरा फिर से सवाल नंबर 4 में हमें कथन दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होगा? 365। यानी कि हमें ऐसी दो संख्याएं याद करनी है। अब वो संख्याएं कौन सी होंगी हम निकालेंगे। अच्छा सवाल में कुछ लिखा है, एक तो लिखा है क्रमागत, लिखा है उसके पहले दो भी लिखा है, तो दो तो हमें पता ही है कि दो क्या होता है। बात मत करना, सवाल पूछ लूंगा मैं सही में। क्रमागत, उसके बाद क्या लिखा है? धनात्मक, उसके बाद लिखा पूर्णांक। तो ये 3 शब्द लिखे भैया, इसी में आपका सवाल छुपा हुआ। उसके बाद लिखा जिनके वर्गों का योग 365 है, वो तो हम कर लेंगे। ये 3 शब्द लिखे, इनका मतलब क्या होगा? एक तो लिखा क्रमागत, इनका मतलब बताओ मेरे को, हिंदी में लिखा मैंने। उसके बाद लिखा धनात्मक, उसके बाद लिखा पूर्णांक। हाँ, क्रमागत मतलब घटना, धनात्मक मतलब जोड़ना, पूर्णांक मतलब बराबर। आपके चरण कहाँ है? यही है, आ जाए तो फिर हम। क्रमागत यानी कि घटाना, धनात्मक यानी जोड़ना, पूर्णांक यानी बराबर। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। हाँ, संधि आती नहीं आती हिंदी में? संधि, संधि समास पढ़े नहीं पढ़े कभी? भैया ये लिखा क्रमागत, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, बात मत करो आपस में, बहस नहीं करना। सवाल आपको कुछ नहीं पता, 3 शब्द लिखे, इसका मतलब क्या होगा? धनात्मक मतलब ना जोड़ना होगा ना इसका, ये घटाना कहां से आ गया आपके दिमाग में? घटाना, पूर्णांक मतलब बराबर। संख्या सिखा मतलब बिड सिखाओ भैया। ये लिखा क्रमागत, इसको मैं लिख दूं क्रम प्लस आगत, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब आपको क्रम तो पता ही होगा कि जैसे गिनती का क्रम क्या होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर पहाड़े कर लूंगा तो पहाड़े में क्रम क्या होगा? 2 के पहाड़े में दूसरा कौन आएगा? 4, तीसरा कौन आएगा? 6। ये सब क्या है? मान लो भैया मैं 10 का पहाड़ा लिखूं तो 10 में दूसरा कौन आएगा? 20, तीसरा कौन आएगा? 30, चौथा कौन आएगा? 40। अगर मैं विषम संख्या लिखूं तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 2, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी 5। तो यानी जो संख्या एक क्रम से चले। उसके बाद आगत यानी क्या होता भैया? आगत यानी होता आना। अब क्या लिखा? यानी क्रम से आना, यानी कि एक संख्या जो क्रम से आए, यानी कि अगर हम विषम संख्या की बात करें तो 1, अब 1 के बाद क्या सीधा 5 आ जाएगा क्या? अगर क्रम से बात करें तो कौन आएगा पहले? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद डायरेक्ट हम 13 थोड़ी लिख लेंगे। लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्या आएगा? पहले 9 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 13। अगर इसी प्रकार में सम संख्या लिखूं, मान लो मैंने पहली सम संख्या लिख दी 14, तो उसके बाद कौन आएगी? 16, फिर कौन आएगा? 18। सीधे यहाँ पर 18 के बाद 100 थोड़ी ना लिखूंगा,
मेरे को पता 100 सम संख्या है, लेकिन सीधा 18 के बाद कौन आएगा? पहले 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। यानी कि अगर हम क्रम से बात करें तो यानी कि कोई भी संख्या विषम संख्या लिखेंगे तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी एक जो जिनमें आपका एक क्रम बैठे, एक सीक्वेंस बैठे। भैया साइलेंट कर लो यार, मेरे को पता आपके पास मोबाइल, आपको अलग से बोलना पड़ेगा। आप बोल दो उनसे। मैंने क्या कल से ना क्लास स्टार्ट होने पहले कर लेना। हाँ तो भैया इसका मतलब समझे नहीं समझे? ये लिखा क्रमागत, क्रमागत यानी क्रम से आना। अब इतना तोड़ के बता दिया, इससे ज्यादा और क्या कहूँ कि मतलब क्रमागत यानी कि आगे सवाल में आया तो इसका मतलब क्रम से आना, यानी कि अब उन्होंने लगातार क्रमागत बोला है तो मतलब कि अगर पहली संख्या 1 होगी तो दूसरी कौन सी होगी? 2। अगर मैं गिनती की बात करूं तो पहली संख्या 1 है, दूसरी कौन सी होगी? 2, तीसरी कौन सी होगी? 3, चौथी कौन सी होगी? 4। अच्छा 1 के बाद 2 कैसे आया? 1 के बाद 2 कैसे आया कि मैंने 1 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 2। 2 के बाद 3 कैसा आया? मैंने 2 में 1 जोड़ा 3। 3 के बाद 4 कैसा आया? 3 में 1 जोड़ा 4। यानी कि क्रम से संख्या कैसे आती? सभी की लगातार संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है? 1 का होता है ना। 3 और 4 के बीच अंतर कितने का? 1 का। 4 के बाद में 5 लिखो, अंतर कितने का? 1। 5 के बाद 6 लिखा तो अंतर कितने का? तो यानी सभी संख्याओं में 1 1 जोड़ते जाओ आप, तो क्या बन जाएगी? आपकी गिनती बन जाएगी। तो भैया क्रमागत का मतलब समझ गया, नहीं कि क्रम से आना यानी कि लगातार संख्याओं की बात चल रही। अब अगर वो सम कर दे तो हम सम कर देते, विषम करते तो मैं विषम बताता आपको। अब ये सिर्फ क्या बोला? क्रमागत। ठीक है, अगला क्या लिखा? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक इसका मतलब क्या कि जो संख्या प्लस वाली हो। हमारी संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है ना। एक होती है धनात्मक 5, 7, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, यानी जो प्लस वाली हो। एक संख्या होती है आपकी 0, 0 की संख्या है ना। उसके बाद एक होती है माइनस वाली आपकी -5, -7, -18, -22, -1, यानी ये सारे ये संख्या का की है ऋणात्मक। ये संख्या कौन सी है? धनात्मक। और ये संख्या कौन सी है? 0, 0। संख्या 3 प्रकार की होती है ना, धनात्मक, 0 और ऋणात्मक। तो संख्याएं कैसी होनी चाहिए आपकी? धनात्मक। हमें संख्याएं, सवाल में क्या लिखा? 2 संख्याएं याद कीजिए जो कैसे होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए आपकी होनी चाहिए क्रमागत, यानी जो क्रम से आए। अगला कौन सी होनी चाहिए? धनात्मक। और पूर्णांक लिखा। पूर्णांक में देखो आपको एक शब्द दिख रहा है यहाँ पर, पूर्णांक को मैं फिर से तोड़ूं तो पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का मतलब क्या? कंप्लीट, जो अपने आप में एक पूरी संख्या हो। पूरी संख्या कैसे? भैया मैंने लिखा 2/5, 2/5 क्या एक पूरी संख्या है क्या? नहीं है। 2 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो क्या पूरी संख्या बनेगी क्या? 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाने के लिए 0। मेरे पास यहाँ संख्या नहीं है, क्या लगाऊंगा? दशमलव। दशमलव के बाद इसके यहाँ क्या बढ़ा दी? 0। अब जाएगा 5 गुणा 4 20, 2 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर कितना आया? 0.4। क्या 0.4 एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, दशमलव में है, यानी कि एक अपूर्ण संख्या है, दशमलव संख्या है। तो संख्या कौन सी होनी चाहिए आपकी? पूर्ण। कैसे? 12 आ जाए आपका, 11 आ जाए, यानी कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए, लेकिन कौन सी होनी चाहिए? संख्या आपकी पूर्ण होना चाहिए। सवाल में क्या लिखा है कि 2 धनात्मक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम वर्गों का योग तो कर देंगे, लेकिन तीनों शब्दों का मतलब समझ गए, क्योंकि आपको यही नहीं पता सवाल कैसे करेंगे। तो क्रमागत यानी जो क्रम से आए, उसके बाद धनात्मक जो कि प्लस वाली संख्या हो आपकी, उसके बाद पूर्णांक जो कि एक पूर्णांक। का ध्यान है, ध्यान कहाँ है आपका? नहीं है सामने, इसलिए तो मतलब समझ गए ना। मैंने यहाँ पर लिखा था क्रमागत, ठीक है। अब क्रमागत अगर मैं सम की बात करूं, सम के बाद एक संख्या के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? जैसे मैं पहली सम संख्या की बात करूं तो अगली सम संख्या कौन सी आएगी? 8। यानी कि मैं बोलूं कि भैया मेरे को 4 क्रमागत सम संख्याएं बताइए जिनमें पहली संख्या 6 होगी, ठीक है। तो अब 6 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 8। 8 के बाद कौन सी आएगी? तो 10 के बाद कौन सी आएगी? 12। अब ये कब की बात? जब अगर मेरे से कहेगी सम संख्या, अगर मेरे से कहेगी प्रारंभ की 5 विषम संख्याएं बताइए, तो पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो मैं इस प्रकार के लिखूंगा, ये हो गई मेरी विषम संख्याएं। लेकिन अभी क्या मेरे को सवाल में सम या विषम की बात की है क्या? नहीं की है, सिर्फ क्या कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मैं मान लू पहली संख्या कितनी? 1, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 2 के बाद अगली संख्या कितनी कौन सी होगी? 3। अगर वहीं मैंने पहली संख्या को मान लिया 15, तो अगली संख्या कौन सी होगी? 16 होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ना तो सम की बात कर रहा हूँ ना ही विषम की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने पहली संख्या मान लिया 21,
तो अगली संख्या कौन सी होगी? अच्छा 21 के बाद 22 आएगा कैसे? कि लगातार संख्याओं के बीच एक का अंतर होता है, तो मैं क्या करूंगा 21 में एक जोड़ दूंगा, क्या बन जाएगा? 22 बन जाएगा। अगर मैं पहली संख्या मान लूँ 49 भैया, तो अगली संख्या कौन सी होगी? 50। कैसे आएगा? 49 प्लस 1 ऐसे आएगा ना। सवाल स्टार्ट कर रहा हूं, वही काम करूंगा मैं पहले जो कल किया था परसों वाली क्लास में। माना पहली संख्या x होगी। अब चूंकि यहां पर क्या मैं मन से संख्या मान सकता हूँ? पहले संख्या तो हमें याद करना है ना, और अगर मैं पहली संख्या मान लूंगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा? अब हम x का तो मान निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि मैंने सवाल में पहली संख्या को मान लिया 5, तो अगली संख्या कौन सी होगी? 6। तो 5 और 6 किस प्रकार की संख्या? अचर है कि अचर है? अचर है ना। और अचर संख्या क्या होती है? जिनका मान फिक्स रहता है। नहीं 5 तो 5 रहेगा आपका, 6 तो 6 रहेगा, तो यानी मैं अचर संख्या तो मान नहीं सकता। तो मैं क्या मानूंगा? मैं मानू चर संख्या। तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या हमारी क्या होगी? माना कितनी संख्याएं याद करनी है हमें? 2 संख्याएं। तो माना पहली संख्या, सवाल स्टार्ट होगा, सवाल ध्यान से समझना, एक बार में हो जाएगा। माना पहली संख्या क्या होगी आपकी? x। वो कितनी संख्या याद करनी है? तो दूसरी संख्या मान ले, क्योंकि पहली होगी और एक दूसरी होगी। अच्छा तो मेरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? y। मैंने कहा कि आपको पार्ट 4 है, जब भी आप द्विघात समीकरण की बात करो तो आपको y इसमें नहीं मानना है। y क्यों नहीं मानना है? क्योंकि हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसमें हमारा अचर एक ही प्रकार का होना चाहिए। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? x प्लस 1। क्यों होगी? क्योंकि इन्होंने क्या कहा सवाल में? लगातार क्रमागत धनात्मक संख्याएं। क्या मेरा x प्लस का है? क्या मेरा x प्लस का नहीं है? भाई साहब मेरे x का आगे माइनस लगा है क्या? माइनस वाली ऋणात्मक संख्याओं का आगे क्या आता है? हमेशा माइनस आता है ना। इसके आगे अगर माइनस नहीं है तो काय की है? प्लस के है ना। तो किसने कहा नहीं है? अब मैंने पहली संख्या को मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी? x प्लस 1। क्यों होगी x प्लस 1? क्योंकि सवाल में क्रमागत संख्याओं का बोला, और क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है। अगर सिर्फ सम विषम की बात करते तो कितना जोड़ते? अगर मैं मान लूं पहली संख्या x, ध्यान से देखना, 2 छोड़ो इसको, अगले सवाल में बताएंगे जब आएंगे। हाँ तो पहली संख्या मेरी क्या हो गई? x, दूसरी क्या हो गई? x प्लस 1, क्योंकि सवाल में क्या बोला? क्रमागत। अब क्रमागत मैंने पहली संख्या x मान ली, तो भैया मान लीजिए मेरा x का मान 11 आया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12। कैसे आएगी? कि मैं यहाँ x का मान रखूंगा 11, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12। यानी क्रमागत की बात हुई। तो यहाँ पर एक x नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, एक का जोड़ना है। जो भी हमारा x का मान आएगा उसमें क्या करेंगे? हम एक जोड़ देंगे। दोनों संख्याएं मिल गई मेरे को, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। सवाल करो आगे। अब भैया पहली बात तो उन्होंने क्या कहा था कि 2 क्रमागत पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। तो 2 संख्याएं याद कर ली मैंने, मान तो ली भैया, इनका मान भले निकालना मेरे को। पहली संख्या क्या हो गई मेरी? x, तो दूसरी संख्या क्या हो गई? x प्लस 1, x प्लस 1। इंग्लिश प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भैया आगे कहाँ जाएंगे? सवाल के अनुसार ही जाएंगे। अब मैं घर से मेरे हिसाब से करूंगा नहीं, मैं जो जो सवाल में लिखा उसके हिसाब से करूंगा। तो अगले सवाल में क्या लिखा है? जिनके वर्गों का योग। तो वर्ग करने के लिए क्या करते हैं? उन संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे। अगर मेरे से कोई पूछे कि 2 का वर्ग, तो मैं क्या करूंगा? 2 का वर्ग कर दूंगा 4। अब सिर्फ अगर मैं 2 ही लिखूंगा तो 2 का मान थोड़ी आएगा 4। 2 का मान 4 कब आएगा? जब मैं इसका क्या करूंगा? वर्ग करूंगा। तो सवाल में सीखा क्या कहा है? जिनके वर्गों का योग। किनके वर्गों का योग? मेरे वर्गों का योग नहीं, जो हमारे पास संख्याएं उनके वर्गों की बात हो रही है ना। पहली संख्या क्या है आपकी? x। तो x का वर्ग क्या होगा? 2। x का वर्ग 2, यानी कि x की घात 2, x की घात 2। दूसरी संख्या क्या है आपकी? x प्लस 1। दूसरी संख्या होगी x प्लस 1, तो इसका वर्ग क्या होगा? तो x प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैं ना तो x का स्क्वायर करूंगा अकेले का, ना 1 का स्क्वायर करूंगा। दूसरी संख्या क्या है? पूरी x प्लस 1 है ना। पूरी संख्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्या है, तो इसका स्क्वायर मैंने कर दिया किसका? पूरी संख्या का। x प्लस 1 का स्क्वायर किया मैंने, सिर्फ 1 का नहीं किया। ना तो 1 का किया है और ना ही x का किया। किसका किया? पूरे x प्लस 1 का। जिनके वर्गों दोनों का वर्ग कर दिया। उसके बाद क्या कहा आगे? योग। कहा ना जिनके वर्गों का योग, तो इनकी योग आप वर्गों का योग। योग यानी क्या होता है? प्लस पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365।
65, यानी कि इन दोनों का हम वर्ग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 365। इतना बना नहीं बना सवाल, इतना आया नहीं आया समझ? तो इससे ठंडा जवाब क्यों? सभी को आया? क्या करता हरा बोला क्या आया? सवाल आया नहीं आया समझ में आ गया? बस भैया आप ध्यान से देखोगे, हमने प्रश्नावली 4.1 में क्या पढ़ा था कि द्विघात समीकरण की जांच की थी, क्या है एक द्विघात समीकरण है या नहीं। किस किस को दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है? आपको दिख रहा है? कहां से दिख रहा है बताओ तो? x की घात 2 है, आपको यहाँ पर x की घात 2 दिख गया, लेकिन यहाँ पर x + 1 पूरे समूह की घात 2 है ना। तो भैया जब तक हम इसको पूरी तरह हल नहीं करेंगे कैसे कह देंगे हम कि ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर ये स्क्वायर किसका है? इन दोनों का अलग अलग है क्या? नहीं है ना, पूरा एक समूह का स्क्वायर है यहाँ पर। तो हमें पूरे यहाँ से यहाँ तक पहले इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद जांच करनी पड़ेगी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब भैया ये किसका स्क्वायर है? x + 1 का स्क्वायर है, यानी कि पूरे घर का स्क्वायर है, पूरे समूह का स्क्वायर है। अलग अलग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कोई सा सूत्र लगाया था हमने? कौन सा लगाया था? a + b का होल स्क्वायर। प्लस वाला क्यों लगाएंगे? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? प्लस। क्या होता है? a² + 2ab + b²। क्या बात पढ़ रहे पेंटर मॉल? देख के बताना भी एक कला है, बता तो दिया कम से कम है। कहिए आपने क्या कहा? आप पहले ठीक से बैठा करें, मैं आपसे बोलता नहीं, इसका मतलब ये निकाल 8 से 10 दिन हो गया आपको ऐसे लंबे पैर करके बैठ रही है कि सवाल से मतलब ये, इसलिए मैं बीच में बात नहीं करता। हाँ किसको खोलना है? x + 1 का होल स्क्वायर को खोलना है। तो मेरा यहाँ से a कितना हो जाएगा? x, और b कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि a का मान x, b का मान 1, यानी कि x + 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखना a कितना है? x, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, a यानी कि 2। कहाँ ध्यान कहाँ है यार आपका? प्लस क्या लिखा? 2 गुणा, यहाँ पर इनके पीछे प्लस माइनस नहीं तो काहे में? गुणा में। a का मान x गुणा b का मान 1 प्लस b² यानी कि 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बात एक ही। तो x + 1 का स्क्वायर बराबर x² + 2 का 1 में गुणा किया, 2 गुणा 1 2 और x का 1 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 1 था। 1 की घात 1, 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की कितनी घात का? तो जब भी 1 ही आएगा आपका, कोई 2 मत कर देना उसमें। तो ध्यान से देखोगे तो हमारे पास था x + 1 का होल स्क्वायर, पूरे समूह का वर्ग था। हमने क्या इसको अलग अलग कर दिया क्या? ये पूरे ग्रुप का स्क्वायर था ना, एक समूह का स्क्वायर था, ये पूरा अलग अलग हो गया। ये स्क्वायर किसका है? x का है। यहाँ पर क्या है? ये भी अलग है, यहाँ पर ये भी अलग अलग है ना। अब इसको इससे ज्यादा तोड़ नहीं सकते भैया, तोड़ दिया। ध्यान से देखना हमारा सवाल क्या था? x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना था? 365। x² + x + 1 का होल स्क्वायर का मान कितना है मेरा? x² + 2x + 1 आया, रख दूं। x² + 2x + 1 बराबर कितना? 365। भैया 365 को उस तरफ अकेला नहीं लग रहा, अकेले को इस तरफ ले आओ इसको। तो -365 बराबर में क्या बचा? 0 बचा। क्या इसको हल कर सकते हैं हम? x² के साथ कितना लिखा हुआ है? 1। x² का गुणांक कितना है? 1। गुणांक जिसका इसमें गुणा हुआ, किसका गुणा हुआ? 1 का हुआ है ना। किसी का नहीं हुआ तो किसका हुआ? 1 का हुआ। तो 1x² + 1x² कितना हो गया? 2x² प्लस का x वाला तो एक ही है 2। तो ध्यान से देखना, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस 365 में से गया 1, कितना बचा? 364। और काय का बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। ध्यान से देखना, हम सवाल में इतने दिनों से कॉमन लेना सीख गए होंगे। सीखे नहीं सीखे? सीख गए। कैसे सीख गए? कि जो सभी संख्याओं में हो, जो हमें दिखे सभी संख्याओं में, वो क्या होगा? हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, पूरे एक यहां से यहां तक पूरे में से। कैसे? मेरे को कैसे पता चला कि 2 कॉमन है? क्योंकि x² के साथ कितना लिखा हुआ है? 2।
x के साथ कितना लिखा हुआ है 2। और क्या इसके अंदर 2 लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। हमें संख्या का इकाई अंक देखना है। कितना लिखा है 4। 4 सम संख्या है विषम संख्या है, मतलब कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा जाएगा, तो मतलब कि इस संख्या के अंदर कितना छुपा हुआ है 2 छुपा हुआ है। यानी कि हम उभयनिष्ठ क्या करते हैं कि उस संख्या में जो कॉमन ले रहे हैं उस संख्या का भाग देते हैं। दरअसल ध्यान से देखना, मैंने 2 लिया कॉमन, ठीक है, तो अब जो जो बचेगा मैं उसको लिख दूंगा। क्या 2 के अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहां से यहां तक पूरे में देखना है, यहां से यहां तक पूरे में। यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर x है क्या? मैंने बेसिकली यहाँ पर कॉमन इसलिए लिया क्योंकि मैं इस संख्या को छोटी करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कितना लिखा 364, इसमें 2 का भाग दूंगा, हो सकता है संख्या छोटी आ जाए। कैसे होगी भैया? कॉमन का मतलब क्या किया? 2 यहाँ पर लिखा है तो इसको लेकर हम बाहर, तो यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, मतलब कुछ नहीं बचा। क्या बचा x²। और 1 कैसे बचा? क्योंकि मैंने 2 में 2 का भाग दिया, 2 एकम प्लस प्लस 2 में फिर 2 का भाग दिया, या फिर 2 मैंने यहाँ से कॉमन उठाया, तो यहाँ पर कितना बचा x ही बचा, माइनस इसमें 2 का भाग, 2 एकम 3 में से गया 2, 1 और 6 16, 2 8 16 और 2 दूने 4 बराबर 0। ये 2 पूरे समूह के गुणा में, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो बराबर को उस तरफ कहाँ आएगा भाग में, x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0/2। और किसी भी संख्या में 0 का गुणा या भाग करेंगे तो क्या हो जाती है 0, माइनस 182 बराबर 0। क्या आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है क्या? देखो द्विघात समीकरण तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा था, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है नहीं है। यहाँ पर संख्याएं बड़ी बड़ी थी, यहाँ पर संख्याएं कैसी है छोटी संख्या है। हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा एक समीकरण बना है, अब हम मान निकालेंगे। आया था नहीं आया समझ? यहाँ से 2 कॉमन लिए, इसका मतलब आया नहीं आया समझ? देखो पहले भी जो कॉमन लेते थे ना, तो चूंकि सवाल में छोटे छोटे थे इसलिए मैंने आपको भाग देना नहीं बताया था। कॉमन का मतलब ही कि उस संख्या में भाग दे दो। भाग कब दोगे? उस संख्या में उसको पूरी तरह भाग जाना चाहिए, तभी संख्या कॉमन आएगी। मान लिया जाए भैया यहाँ पर लिखा होता 3, तो क्या मैं इस सवाल में से फिर 2 कॉमन निकाल पाता क्या? नहीं निकाल पाता, क्योंकि 3 में 2 का पूरी तरह भाग जाता है क्या? नहीं जाता। मैं आपसे ये बोलता था कि अगर यहाँ पर 4 होता तो मैं पूछता आपसे कि यहाँ पर इसके अंदर 2 है नहीं है, तो आप बोलते कि है, क्योंकि 2 के पहाड़े में कितना आता है 2 आता है, 2 दूनी 4 होता है। तो बेसिकली इस 2 में 2 का भाग दूंगा तभी तो 2 बचेगा। तो ऐसा मामला था। कितना आ गया आपको समझ में? यहाँ से क्या करना, सूत्र विधि लगा देंगे हम, या तो गुणनखंड कर लो, ढूंढो ऐसी 2 संख्याएं जिनको प्लस माइनस करने पर कितना है प्लस का 1, और उन्हीं का गुणा करने पर कितना है 182। 14 गुणित 13। कहाँ हुआ आपका सवाल? परीक्षा में होगा, सॉरी क्लास में होगा कि स्कूल में होगा? क्या आपके सामने करा हुआ है? तो वो तो मेरे को पता था 14 गुणा 13 आएगा, आपको कैसे पता चलेगा? अब मैंने आपको छोटी संख्या को तो बता दिया था कि आपको लिखना है। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया आप लिख दो 182 को, ठीक है? अब 182 को देखो किसके पहाड़े में आता है। हमको पहाड़े नहीं आता, हम 182 का कैसे पता चला किसके पहाड़े में आता है? अब बोलो 14 गुणा 13 सही संख्या सही है आपकी, 14 गुणा 13। 14 में से 13 घटाएं कितना बचेगा? 14 में से 13 घटाएं कितना बचेगा 1, और 14 में 13 का गुणा करें कितना आ जाएगा 13 चुकू 52 का 2 बचा 5, 13 एकम 13 और 5 18। तो संख्या तो मेरे को मिल जाएंगी, लेकिन क्या 14 गुणा 13 तक अगर मैं पहली बार सवाल कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, तो क्या आपका ध्यान जाएगा कि नहीं आगे तक? तो अगर संख्या आपको थोड़ी सी बड़ी दिख जाए तो कौन सी विधि लगानी है आपको? सूत्र विधि लगा देनी है। आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो सवाल को, बताओ किससे करूँ? आपकी गुणनखंड ये होंगे 14 गुणा 13, 14 माइनस 1 13। तो सूत्र विधि चूंकि हम सीख भी रहे हैं तो सूत्र विधि लगा दें। सूत्र विधि के लिए हमें क्या चाहिए भैया? क्या ए बी सी के मान चाहिए क्या? बताओ तो ए का मान कितना होगा? ए कौन? जो x² वाले के साथ हो। बी का कितना? बी का भी 1 प्लस का ये। सी का मान कितना? माइनस का 182। तो ये क्या हुआ मेरे ए बी सी के मान आ गए। देखिए कोई बात नहीं, आप गुणनखंड विधि से लगाओ या सूत्र विधि लगाओ, मान आपका वहीं आना है, पर चूंकि संख्या आपकी बड़ी आ जाए तो सूत्र विधि लगा देना। हम कोशिश कर सकते हैं। अब चूंकि सवाल आपके इन्हीं बुक में से आएंगे, अलग से तो आएंगे नहीं, तो आप परीक्षा में करने के हिसाब से इनके गुणनखंड को याद कर सकते हो कि 182 कैसा आएगा 14 गुणा 13 आएगा। तो जो आपको उचित लगे उससे कर लेना आप, ठीक है? आपको मैं सूत्र विधि इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं आपको सूत्र विधि सिखा रहा हूँ लगाना। सूत्र क्या है हमारा, कौन बताएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac।
क्या सिर्फ इतना याद था आपको x बराबर? बोलो, अब बोलो, मेरे तरफ देख के बोलो। -b रूट 2b नहीं, b स्क्वायर है। हाँ, बटे में 2ab है, बटे में कितना? 2ab। x बराबर भैया माइनस b का मान इतना 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का मान कितना 1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस क्या लिखा है 4। उसके बाद क्या लिखा a का मान कितना 1, ये लो 1 गुणा c का मान कितना माइनस का 182। तो चूंकि गुणा के बाद माइनस है तो कोष्टक में बंद कर दो। पूरे के ऊपर क्या आएगा अंडर रूट, पूरे के बटे में क्या आएगा 2a का मान कितना 1। तो ये होगा आपका 2 गुणा 1। बड़ा दिया सवाल को आगे x बराबर, अब -1 तो ऐसा कैसा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। ध्यान से देखना, ये माइनस और ये माइनस, इनका क्या हो रहा है आपस में गुणा हो रहा है ना, तो बीच में क्या लगा है गुणा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 4 का गुणा 1 में किया, 4 गुणा 1 4 पक्का। अब 4 का गुणा 182 में भी करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 8, 4 का 2 में कर लिया 8, 4 का गुणा 8 में करेंगे। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, 8 चौको 32, 32 के 3 बचे 2, 32 के 2 बचे 3, 4 एकम 4 और 3 7, बटे में 2 गुणा 1 2। x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस प्लस क्या है प्लस, तो 728 और 1 729। अंडर रूट के अंदर से संख्याएं कैसे निकलती हैं जोड़े बनाकर, और मेरे को ये अच्छे से पता होना चाहिए, मेरे साथ साथ आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें 30 तक वर्ग के पहाड़े याद करने हैं। तो 729 किसका स्क्वायर होता है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आज मैं नहीं करूंगा गुणनखंड। 27 गुणा 27, 729 होता है 27 का स्क्वायर, 27 का बन गया जोड़ा, x बराबर -1 प्लस माइनस 27 आ गया बाहर, बटे में कितना आएगा 2। यहां से क्या करूंगा मैं, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। प्लस के लिए तो x बराबर -1 प्लस 27 बटे 2, x बराबर माइनस प्लस 27 में से 1 गया 26 का आएगा प्लस का आएगा, बटे में कितना 2, और x बराबर 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो कितना आया x का मान, एक तो आ गया आपका 13। अब आएगा माइनस के लिए, तो x बराबर -1 माइनस के 27 बटे में 2, x बराबर माइनस माइनस प्लस 27 माइनस का 28 का। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 2 एकम 2 और 2 चुको 8, ये कितना आया x बराबर माइनस का 14, माइनस है ना। तो भैया बताओ मेरा उत्तर कौन सा सही होगा, मैं किसको मानूंगा, मेरे दो x के 2 मान आए ना, तो किसको मानना पड़ेगा मेरे को, एक को दूसरे के कि दोनों को, 13 का दोनों को। इसको क्यों नहीं मान सकता भैया माइनस, क्योंकि सवाल में क्या बोला आपसे, ऐसी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ये धनात्मक दिख रही है आपको, ये संख्या कैसी है ऋणात्मक, अतः क्या था, मैंने संख्याएं मानी थी, पहली संख्या क्या थी मेरी x, तो मैं क्या लिखूंगा अतः पहली संख्या, परीक्षा में सवाल को यहीं छोड़ के मत आ जाना, इसके आगे लिखना है। पहली संख्या क्या मानी थी मैंने x का मान कौन सा मानूंगा 13। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 कितनी होगी -14 प्लस 14। आपकी पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या -14 नहीं होगी। आपकी पहली संख्या 13 तो दूसरी 14 कहां से आएगी, क्योंकि आपने 13 में 1 जोड़ा है 14। आपको इस संख्या को नहीं मानना है दूसरी संख्या, ये x के 2 मान है हमारे, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन सवाल में हमसे उत्तर कौन सा पूछा है जो प्लस वाला है, जो धनात्मक है। तो हम यहाँ पर इसको उत्तर मानेंगे नहीं, -14 को उत्तर क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कहाँ है ये माइनस वाला है। सवाल में हमसे क्या कहा है कि धनात्मक पूर्णांक की ज्ञात कीजिए। तो x का पहले संख्या x बराबर 13, तो दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर 14, -14 नहीं होगा, ध्यान रखना।
आ नहीं आ समझ, उतारो जल्दी। दो बार लग गई हाथ में। सवाल ध्यान से साफ साफ उतारना, बराबर के नीचे बराबर उतारना, वन बाय वन सभी के सवाल चेक करूंगा मैं कैसा उतारा आपने। सवाल देखने में बड़ा लग रहा होगा आपको, 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर है। बिल्कुल छोड़िए ना, आपके ऊपर कोई दबाव तो है नहीं भैया कि आपको करने हैं। सौ में से 100 नंबर लाना सबसे आसान बात है, एक गणित में ही है बस। समझ लेना, आपको लाना हो तो ठीक, नहीं लाना तो कोई बात ही नहीं। इसको लाना है, आपको लाना है। कितने होते 100? 100 होते हैं। एक के बाद डबल जीरो आता है। देखिए भैया, मजाक करे लेकिन मजाक में इतना बेतुका ना बोले। नहीं कुछ नहीं करे इसका मतलब ये नहीं, नहीं आ सकते और आएंगे बिल्कुल आपके। आप अच्छे से पढ़ाई करो, ये क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल बड़ी बात नहीं। लाइट बंद कर दें भैया, देखिएगा नहीं आता। भैया लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा यार इसलिए। बाद में नेगेटिविटी देखेंगे हम, चश्मा पहना दो उनको।
इतना बड़ा सवाल भी नहीं था यार कि आपने इतना टाइम लगा दिया। मिल गया। सवाल अच्छे से आया समझ में? सवाल आया नहीं आया समझ में? अरे हाँ ना, कुछ तो कर दिया करो। हटा दूं? हटा दूं? तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया? अब 4.1 में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि बहुपद जो है, यानी कि हमारे पास बहुपद होगा, यानी एक समीकरण होगा। समीकरण में समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कि किसी भी बहुपद की अधिकतम घात क्या कहलाती है? उसकी घात कहलाती है बहुपद की घात। तो बहुपद और समीकरण में जब बराबर में आपका 0 लग जाए तो हम उसे समीकरण कह देंगे। तो यानी कि घात कितनी होनी चाहिए आपकी? 2। तो 4.1 में हमने निकालना सीखा था कि बहुपद है या नहीं है। 4.2 में हमारे पास एक समीकरण था पहले सवाल में, तो हमने उनकी क्या सीधे सीधे मूल निकाले थे। उसके बाद हमने कौन सा सवाल किया? अगले 2 सवाल किए। कौन कौन सा किया? तीसरा और चौथा। तीसरे और चौथे में हमारे पास एक कथन था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने पहले एक द्विघात समीकरण बनाया, उसके बाद उसके मूल निकाले। उसके पहले वाले सवाल में था ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमने 2 सवाल ये कर लिए। बाकी 4.2 के जितने सवाल बच्चे सारे छोड़ दो आप। ठीक है, मैंने आपको बताया है उदाहरण तीसरा और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। उसके बाद पहले के सारे और तीसरा और चौथा इंपोर्टेंट सवाल है परीक्षा के हिसाब से। अब चूंकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पढ़ने में, तो मैं भी क्यों भर भर के आपको सवाल कराऊं। ठीक है, इतना पढ़ लिया प्रश्नावली 4.3। अच्छा, हमारे जो एक्स के मान आ रहे हैं हम उनको क्या कहते हैं? मूल कहते हैं ना, मूल या शून्यक। पार्ट 2 में हमने उनको शून्यक कहा था, यहाँ पर क्या करें? मूल। यानी कि इसके मान दोनों है, या तो इंग्लिश में आप जीरोस कह लो या रूट्स कह लो, या फिर यहाँ पर मूल या शून्यक कह लो। तो अब देखिए हमारे एक्स के मान किस प्रकार के आए। किसी सवाल में आपने 0 भी देखा होगा, किसी सवाल में प्लस वाली संख्या देखी और किसी में माइनस वाली। अभी लास्ट सवाल में हमारे एक्स के 2 मान आए थे। एक तो आया था 13 और एक कौन सा आया था? माइनस का 14। यानी कि जो हम एक्स के मान को मूल कहते हैं या शून्यक कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम एक ही है। तो भैया इसके मान क्या आ सकते हैं? आपके शून्य भी आ सकता है, यानी कि 0 भी आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है? धनात्मक भी आ सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी आ सकता है। ऋणात्मक यानी कि कुछ भी आ सकता है, शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या या फिर 0, कुछ भी आ सकता है।
तो इन तीन मूलों की हम आपस में तुलना करेंगे। एक नया सूत्र है आपके पास, विविक्त कर। ये समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। सूत्र का है द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना। इसमें a b और c क्या है? आपकी अचर संख्याएं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जगह पर संख्याएं होती है। कैसे होती है कि भैया ये लीजिए, पहले हमारे आखिरी सवाल में ये वाला समीकरण आया था हमारा बराबर 0। तो इसमें क्या है? x और x तो क्या आपकी चर राशि है जिसका मान निकालेंगे, लेकिन a b c क्या है? a का मान यहाँ से कितना होगा? 1, b का मान कितना होगा? 1, और c का मान कितना होगा? माइनस का 182। तो यानी कि इस वाले जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसमें a b और c किस प्रकार की राशि है? अचर राशियां हैं। किसी सवाल में a का मान a भी हो सकता है, किसी सवाल में भैया यहाँ मान लो 2x था, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये कितना था? 364। तो अब इस वाले समीकरण में मैं देखूँ तो a का मान कितना हो जाएगा? 2, b का मान कितना हो जाएगा? 2, c का मान कितना हो जाएगा? माइनस 364। अगर मैं समीकरण बदल दूं, पहले समीकरण क्या था? पहले ये था एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 182 बराबर 0। अभी समीकरण क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। यहाँ से आपके a का मान 1 आया, यहाँ से a का मान आपका 2 आया था। तो यानी कि a b c क्या है? आपकी अचर राशि है जिनका मान बदलता रहता है। बदलता है सवाल के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ऐसे अचर राशि का मान नहीं बदलता। अचर राशियों का मान बदलता है क्या? मैं जो बोल दूं सब सही। एक सवाल में अचर राशि फिक्स होंगे कि यहाँ पर भैया a का मान 1 आया, तो अब इस वाले समीकरण में a का मान 1 ही रहेगा। मान किसका बदलेगा? x का मान बदलेगा सवाल में। यानी कि x क्या है? आपकी चर राशि, a b c क्या है? आपकी अचर राशि। अब इसमें एक नया सूत्र आया, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। डी यहाँ पर क्या है? डिस्क्रिमिनेट, विविक्त कर, हिंदी में विविक्त कर, इंग्लिश में से लिखते हैं डिस्क्रिमिनेट करके। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेट का क्या उठा लिया इन्होंने? डी उठा लिया, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। डी यहाँ पर क्या है? विविक्त कर। अब ध्यान से देखिए, क्या मेरे पास ये जो सवाल सूत्र लिखा मैंने कौन सा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या मैं यहाँ पर b का मान रख दूं, माइनस लगा दूं, 4, a का मान रख दूं, c का मान रख दूं, तो क्या मेरे को यहाँ से d का मान प्राप्त हो जाएगा? कैसे भैया? कि यहाँ से जो ये रखा आपका a का मान, ये रखा b का मान, c का मान रख दो, इसको हल करने में कुछ ना कुछ मान तो प्राप्त होगा। एक संख्या आएगी। संख्याएं आप किस प्रकार, कितनी प्रकार की आ सकती हैं? 3 प्रकार की आ सकती है ना। संख्या 3 प्रकार की होती, कौन कौन सी? एक तो होती धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक, और एक होता है शून्य। तो भैया जो भी संख्या आएगी, क्या इन तीनों के अलावा आ जाएगी क्या? भले ही 2/5 आए, ठीक है, 2/5 संख्याएं कैसी है? धनात्मक है ना। अभी यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात की है क्या? हमने जो एक सवाल किया था जिसमें ये वाला समीकरण बना था, इसमें पूर्णांक संख्या की बात कर रहे थे, यानी कि वहां संख्या की पूर्ण की बात हुई थी। यहाँ कोई पूर्ण की बात हुई है क्या? नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हुई है? धनात्मक। तो आपकी भिन्न वाली संख्या भी धनात्मक तो हो सकती है ना। ये 5 लिखा, ये भी धनात्मक है, लेकिन 2/5 क्या धनात्मक है? क्या है? अरे इसके आगे प्लस का चिन्ह मतलब कि है, अगर माइनस लगाऊं तब ये क्या हो गई? अब ये ऋणात्मक हो गई। तो यानी कि मैं से यहाँ पर कुछ भी मान आएगा तो कितनी प्रकार की संख्याएं आएंगी? या तो धनात्मक आएंगी, या ऋणात्मक आएगी, या फिर शून्य। तीनों में से एक आएगी ना। तो अब ध्यान से देखिए, यदि d का मान आता है 0 के बराबर, d का मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो मूल कैसे होंगे आपके? मूल आपके होंगे बराबर। देखिए 3 चीजें होंगी। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसमें से मेरे को a b c के मान मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब जब उनका मान में किस वाले सूत्र में d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखूंगा, तो मेरे को संख्या कितनी प्रकार की मिलेंगी? 3 प्रकार की। एक तो मिलेगी धनात्मक, एक मिलेगी ऋणात्मक, एक मिलेगी शून्य। ध्यान से देख लेना, समझ लेना, रट्टा मारो जो कुछ करो। 1 नंबर का विकल्प आएगा, सवाल भी आएगा 1-2 नंबर का। यदि मेरा d का मान आता है 0, यानी कि इसमें जो मैं मान रखूंगा d का मान कितना है? 0। यदि
डी बराबर 0। 3 शर्त आएंगी, एक धनात्मक की, एक ऋणात्मक की और एक शून्य की। पहली शर्त कौन सी है? धनात्मक वाली, 0 वाली। यदि डी का मान कितना है हल करने पर? 0। तो यहाँ से आपको मूल पूछेगा। मूल क्या होते हैं? एक्स का मान। तो मूल कैसे होंगे? मूल बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब मूल बराबर कैसे होंगे? हमने सवाल किए हैं, द्विघात समीकरण में एक्स का मान निकाला है। क्या हमारे कुछ सवालों में एक्स का मान बराबर आया था? क्या एक सवाल में आया था 1/2, 1/2। एक्स के दोनों मान एक जैसे आए थे। यानी कि उस सवाल में अगर हम d बराबर b² - 4ac वाला सूत्र इस्तेमाल करें तो d का मान कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे पता चलेगा कि अगर x के दोनों मान बराबर आ रहे हैं? मैंने यहाँ पर क्या लिखा? x के कितने मूल आएंगे? 2 आएंगे। कैसे पता चलेगा? कि जितनी घात होगी उतने मूल प्राप्त होते हैं। अगर इस बहुपद की घात 1 होती, समीकरण की घात 1 होती, तो इसका x का मान कितना था? 1। इसकी घात अभी कितनी है? 2 है। तो कितने मूल आएंगे? 2। अगर मैं इसी की घात 3 कर दूं तो कितने मूल आएंगे? 3 आएंगे। अभी घात कितनी है? 2। x के कितने मान आएंगे? 2। और 2 में अगर d बराबर 0 होगा तो दोनों मान आपस में कैसे होंगे? बराबर। अगर x का पहला मान 1 आया है तो दूसरा मान भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। हमारे x के 2 मान आते हैं ना। अभी हमने सूत्र में भी लगाए थे, एक बार प्लस के लिए करते थे, एक बार माइनस के लिए करते थे। पिछले वाले सवाल में मान कैसा है? एक तो आया x बराबर 13 और एक आया x बराबर -14। अब यदि d बराबर आया 0 तो फिर यहाँ पर x के दोनों मान कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते। या तो दोनों 13-13 होते या फिर दोनों ही -14 होते। कब? जब d बराबर आएगा 0। तो अगर d बराबर 0 तो मूल कैसे होंगे? बराबर। तो अगर परीक्षा में विकल्प आ जाए, खालिस्तान आ जाए कि द्विघात बहुपद के यदि मूल बराबर हैं तो विविक्त कर कौन? d। विविक्त कर का मान कितना होगा? 0 होगा। या फिर विविक्त कर का बराबर 0 यानी d बराबर 0, तो आपके मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो या तो इसको ही पूछ ले तो ये बताना, ये पूछ ले तो ये बताना। यदि d बराबर 0 तो मूल बराबर होंगे। मूल बराबर कौन से होंगे? x के मान को मूल कहते हैं। x के कितने मूल आएंगे? 2 आएंगे। तो दोनों कैसे होंगे आपस में? बराबर। कब? जब d बराबर 0। ये तो ये आपकी पहली शर्त। दूसरी शर्त, यदि d बड़ा है 0 से। ये चिन्ह को तो जानते होंगे आप सभी। जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ तो वो वाली संख्या कौन सी होती? बड़ी होती। अगर मैं लिखूं कि 2, 3 तो क्या सही लिखा? क्या मैंने गलत लिखा है? या तो 3 को यहाँ पर लिखो, 2 को यहाँ पर लिखो, या फिर 2 आपको यहीं लिखना है तो 3 का मुंह इस तरफ करो। यानी कि यहाँ पर क्या है? 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से। जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा वो संख्या कौन सी होगी? बड़ी होगी। अच्छा, इसका मुंह किस तरफ खुला हुआ? डी तरफ की 0 तरफ। यानी कि डी का जो भी मान आएगा कहाँ से आएगा? इस वाले समीकरण से, इस वाले सूत्र से। सूत्र काय का है? विविक्त कर का। यानी डी का मान कितना आएगा? 0 से बड़ा। वो 0 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 0 से बड़ी संख्या कौन सी होती? सभी धनात्मक संख्याएं। 0 से बड़ी संख्या कौन सी होंगी? सभी धनात्मक संख्याएं। छोटे बच्चों की किताब देखी होगी आपने, तो उसमें एक नंबर लाइन होती है कि -4, -3, -2, -1, फिर क्या आता है? 0। फिर इस तरफ क्या आएगा? 1, 2, 3। यानी कि प्लस वाली संख्याएं सभी 0 से बड़ी और माइनस वाली संख्याएं सभी 0 से छोटी। तो यानी कि अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो भले ही भैया वो 0.1 है, लेकिन 0.1 अगर प्लस का है तो किससे बड़ा है? 0 से तो बड़ा है ना। तो अगर डी का मान बड़ा है 0 से, यानी कि तब आपके मूल कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। मूल कैसे होंगे? धनात्मक। यानी कि जो x के दोनों मान आएंगे वो कैसे आएंगे? प्लस वाले आएंगे। अब यहाँ पर बराबर आते हैं नहीं आते वो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों मूल बराबर होंगे तो d बराबर 0। अगर दोनों मूल प्लस वाले आए, मान लिया जाए भैया इसका मान 13, इसका मान 14, तो अब मूल कैसे होंगे आपके? धनात्मक होंगे। तो हम मूल धनात्मक व कैसे होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। अब ये वास्तविक का मतलब क्या है? जो एक्चुअल में है। भैया अगर मैं मानूं कि अगर मेरे पास 2 रुपए हैं तो यानी कि मेरे जेब में अगर 2 रुपए होंगे तो वास्तव में आपको बता सकता हूं कि मेरे पास 2 रुपए है, 5 रुपए, 6 रुपए। यानी कि जो संख्या हमारे पास वास्तव में होती है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक। और धनात्मक, धनात्मक जो कि आपकी प्लस वाली होंगी। एक्स के मान आपके कैसे होने चाहिए? 0 से बड़े और प्लस वाले होने चाहिए। तो संख्या कौन सी होंगी आपकी? धनात्मक और वास्तविक। अगर तीसरी संख्या की बात करूं मैं, यदि 0 बड़ा है d से, 0 बड़ा है
डी से, मतलब कि अब डी का मान कैसा आएगा सारा, माइनस वाली संख्या आएंगी। नंबर लाइन में बताई थी ना अभी आपको, -4 और 0 में बड़ा कौन है, 0। अब इसका मतलब ये समझ लो कि अगर आपके पास -4 रुपए है, मतलब कि आपको आपके किसी दोस्त के 4 रुपए देने हैं, अगर इसकी संख्या के आगे 4 माइनस लगा, मतलब कि क्या है ये संख्या, ये ऋण में है, ऋण यानी कि ऋणात्मक यानी कि माइनस में, यानी कि आपके पास 4 रुपए का कर्जा है। अब भैया बात बताओ, आप दो दोस्त हो, ठीक है, एक को किसी के पैसे नहीं देने, भले उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, तो भैया वो काय में माइनस में होगा प्लस में होगा, कि उसके पास कुछ नहीं है, तो मतलब किसी के पैसे देने तो नहीं है उसको, तो नहीं कि यहाँ पर संख्या कौन सी हो जाएगी, 0। लेकिन अगर -4 रुपए का मतलब क्या हो कि उसके पास 1 रुपया है भी नहीं, और उसको क्या करना है, ऊपर से 4 रुपए का कर्जा है उसको, यानी 4 रुपए उसको क्या करना है, किसी को देना है, तो यानी कि यहाँ पर 0 का मान 0 बड़ा होगा किससे, डी से। कुल मिलाकर ये बात याद रखना कि संख्या काय की आएगी, माइनस की, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मूल कैसे होंगे, ऋणात्मक व काल्पनिक होंगे। यानी कि मेरे को मेरे दोस्त के 5 रुपए देने भी हो, मेरे पास 5 रुपए है भी नहीं, यानी कि सिर्फ मैं कल्पना कर सकता हूँ, तो यानी कि मूल कैसे होंगे, अगर बराबर होंगे तो डी का मान 0, अगर डी बड़ा है किससे, 0 से, तो यहाँ आपके मूल कैसे होंगे, धनात्मक व वास्तविक। यदि मूल आपके कैसे हैं, 0 से छोटे हैं, यानी कि x का मान, अब 0 छोटे कौन से होंगे, जो संख्या माइनस वाली, तो भैया आपका x का मान होगा -5, और दूसरी संख्या क्या कौन सी होगी, माइनस से, यानी दोनों संख्या माइनस ले लो, कुछ भी ले लो आप माइनस वाली संख्या, तो यानी माइनस वाली संख्या क्या होंगी, ऋणात्मक व काल्पनिक। पहली शर्त क्या है, मूल बराबर होंगे कब, जब डी का मान 0, मूल वास्तविक होंगे कब, जब डी का मान 0 से बड़ा, और जब डी का मान 0 से छोटा। अब इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ, किस तरफ, 0 की तरफ, यानी कि 0 बड़ा है तो मूल कैसे होंगे आपके, काल्पनिक होंगे। बस 3 शर्तें आपको याद रखनी है। ये डब्बा बना लो और उतार लो नीचे वाला। तीनों शर्तें आपको याद होनी चाहिए, बराबर कब होंगे, कब वास्तविक कब होंगे, और काल्पनिक कब होंगे। काल्पनिक यानी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। किसी लड़की का नाम नहीं कल्पना, यहाँ पर इमेजिन है कल्पना, यानी कि एक तो कर्जा और ऊपर से पैसे भी नहीं है हमारे पास। आपके 3 नंबर छुपे हुए हैं इस डब्बे के अंदर। इमेजिन करो कितने होते 3 नंबर, छोटी सी बात याद रखना बस। प्लस वाली वास्तविक, 0 बराबर, और 0 बड़ा है युक्त कर से, यानी कि डी से, तो यानी कि ऋणात्मक। जल्दी से उतार तो मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ, उसके बाद जाना आप। मूल वाक्य बाद काल्पनिक लिखा है, वहां पर ध्यान से देखना, किसी को ना इतनी बार बोल दिया वैसे आपको आ गया वो समझ में। यहाँ पर धनात्मक के बाद भिन्न भी लगा लेना भैया, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। भिन्न क्या, अलग अलग होंगे, यानी कि एक्स का मान कैसे आएंगे, दोनों अलग आएंगे। अगर दोनों मान बराबर आ गए तो फिर डी का मान 0 हो जाएगा आपका, तो यानी कि वास्तविक व भिन्न होंगे, धनात्मक होंगे कब, जब डी का मान आपका बड़ा है 0 से।
उदाहरण क्रमांक 7, उदाहरण 7, पेज नंबर 52, जल्दी से निकालो। क्या लिखा है? द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 का वियुक्तकर ज्ञात कीजिए और मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूल की प्रकृति कहाँ से ज्ञात करनी? ये 3 प्रकृति होती है मूल की, एक बराबर, एक भिन्न व वास्तविक और एक काल्पनिक, ऋणात्मक व काल्पनिक। तो यहाँ पर ऋणात्मक नहीं भी लिखो तो काम चलेगा आपका। अच्छा, जो काल्पनिक लिखा है ये मूल कैसे? वास्तविक है। अब ये काल्पनिक है तो कैसे? या तो काल्पनिक है या फिर वास्तविक नहीं है। या तो मैं इसको लिख सकता हूँ काल्पनिक, या फिर क्या लिखूंगा? वास्तविक नहीं है। बात दोनों की, या तो काल्पनिक लिख दो या फिर क्या लिख दो? वास्तविक नहीं है। देखो दूसरे वाले मूल कैसे है? वास्तविक। तो तीसरे में वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं है तो मतलब कैसे? वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है, या काल्पनिक है मतलब वास्तविक नहीं है। सीधे सीधे सवाल देखो क्या लिखा है? 2x की घात 2, आगे माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्या निकालना है? विविक्त कर। तो विविक्त कर का ये सूत्र जानता हूं क्या मैं? ये सूत्र आएगा, ये लिखा नहीं, ये लिख लेना यहाँ पर भैया, विविक्त कर, तो आप भूल जाओ, विविक्त कर। ध्यान से देखना, सूत्र क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसका सूत्र है? वियुक्त कर का। यानी एक तो हमें ये निकालना, उसके बाद प्रकृति बताने की, प्रकृति किस प्रकार की, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की। अब ध्यान से देखना, इस d का मान निकालने के क्या मेरे को एबीसी के मान चाहिए? तो एबीसी के मान कहाँ से लाऊंगा? घर से नहीं, सवाल में से मिलेंगे। तो a बराबर कितना? a का मान कितना? 2। b का मान कितना? 4 माइनस 4। और c का मान कितना? 3। यानी कि मेरे को a, b और c के मान तो मिल गए। तो क्या करो? सीधे सीधे सूत्र में रख दो, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b का मान माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4। हमारा सवाल चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं, क्या हो जाता है वहां पर मैंने जीरो लगा था, सवाल तो उतारा 30 लगता, गलती कीजिए, क्षमा। अब सवाल देख लो, 4 गुना ए का मान कितना? 2 गुना सी का मान कितना? 3। हम इसको हल करते आएंगे। डी बराबर माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या? प्लस। अरे भैया माइनस का गुणा माइनस में कन्वर्ट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो 4 का स्क्वायर कितना? 4 का वर्ग, 4 का 4 में गुणा कर दो, तो माइनस 4 गुणा माइनस 4, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 4 गुणा 4 16, यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर कितना? 16। याद रख लो, रट लो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना है, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16, इनका गुणा करना है, 4 गुणा 2 8। सीधे सीधे पूछ लो, 4 2 तो 8 बोल दे हम, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, ये प्लस ये माइनस, डी बराबर कितना? अरे प्लस माइनस माइनस, 24 में से 16 गया तो 4 में से 6 नहीं आएगा, हासिल लिए, 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पर बचा 1 में से 1 गया तो 0, ऐसे घटाया भैया, ऐसे 4 में 6 नहीं गया तो इस तरफ से 1 हासिल लिया, तो कितने हो गए? 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पर 2 थे, कितना बचा? 1 में से 1 गया तो 0, कितना बचा? 8। काय का बचा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। तो मेरा वियुक्त कर कितना आया यहाँ से? माइनस का 8। अब बताओ तो मूलों की प्रकृति कैसी है? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डी का मान कितना आया? माइनस का 8, यानी कि डी बराबर कितना है? माइनस का 8। अब ध्यान से देखना, 3 स्थितियां लिखी हमने, एक 0 0 0। अब ध्यान से लिखना, डी का मान कितना है मेरा? माइनस का 8। ध्यान से देखना, -8 0 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। माइनस वाली सभी संख्याएं 0 से
छोटी होती है, तो इसका मुंह किस तरफ खोलूंगा मैं? जीरो तरफ, जीरो तरफ ही खोलूंगा ना भैया। ये संख्या है माइनस की, मतलब कि जीरो बड़ा है किससे? -8 से, यानी कि जीरो बड़ा है किससे? डी से। जीरो बड़ा है डी से कहां पर? तीसरी वाली स्थिति में। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ऋणात्मक तो है आपका, तो यानी कि मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो अतः मूल काल्पनिक होंगे। आपको सिर्फ इतने नहीं देखना है कि यहां से डी का मान निकालना है। डी का मान अगर जीरो आया तो यानी जीरो के बराबर, तो डी बराबर जीरो क्या होगा आपका? मूल बराबर होंगे। अगर यहाँ पर प्लस वाली संख्या आती तो डी का मान जीरो से बड़ा होता, तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक। लेकिन अभी वास्तव में डी का मान कितना है? -8, जो कि जीरो से छोटा है। जीरो -8 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे आपके यहाँ पर? काल्पनिक। तो बस ये करना था आपको, डी निकालना था, फिर उसको मूलों की प्रकृति बतानी थी। प्रकृति कैसी? 3 शर्तें, एक माइनस वाली, एक प्लस वाली और एक जीरो के बराबर। आया नहीं आया समझ में? उतार लो, खत्म आज के लिए भैया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इस सवाल का हमने क्या निकाला है? विविक्त कर। मूल क्या होते हैं? एक्स का मान। कितने मान आएंगे एक्स के सवाल से? नींद में का भाई, घात कितनी है उसकी? 2 है ना, तो मान कितने आएंगे? 2 आएंगे। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको एक्स के मान निकाल के लाना मूल। ये होमवर्क में 1 बाय 1 सभी चेक करूंगा। ये मत बोलना कि अब तक चेक नहीं किया, कल चेक करूंगा। एक्स के दोनों मान निकालने। अब आप सूत्र विधि लगाओ या गुणनखंड विधि लगाओ, ठीक है। और इस सवाल का हल आपको कहीं नहीं मिलेगा।